नमस्कार, टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। नेपाल को लोकतंत्र बने अभी 10 साल भी नहीं हुए, लेकिन इस दौरान नेपाल में 10वीं बार प्रधानमंत्री बदलने जा रहा है। 9 साल में 10 प्रधानमंत्री। जाहिर है, लोकतंत्र बनने के बाद नेपाल में राजनीतिक स्थिरता और मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने का जो लक्ष्य था, नेपाल उससे फिलहाल काफ़ी दूर खड़ा दिख रहा है। सत्ता संघर्ष और सत्ता में बदलाव की कहानी यहाँ नियमित अंतराल पर दोहराई गई। हालांकि इस बार मामला थोड़ा अलग है। 9 महीने पहले जब केपी ओली सरकार के गिरने के बाद प्रचंड प्रधानमंत्री बने थे, तो उस वक्त केपी ओली वादा निभाने से मुकर गए थे। इस बार प्रचंड ने सहयोगी दलों से किए वादों को पूरा किया है। प्रचंड ने सहयोगी पार्टी नेपाल कांग्रेस के साथ करार किया था कि बचे हुए 18 महीनों में 9 महीनों तक दोनों पार्टियों के प्रधानमंत्री नेपाल की कमान संभालेंगे। इस लिहाज से अब सत्ता शेर बहादुर देउबा के हाथों में आने वाली है। जल्द ही वो नेपाल के प्रधानमंत्री होंगे। विशेष में आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे और बताएंगे कौन है प्रचंड, कौन है शेर बहादुर देउबा और लोकतंत्र बहाली के बाद कैसी रही है नेपाल की राजनीति। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। नेपाल एक बार फिर राजनीतिक बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। 9 महीने पहले प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने वाले पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने बुधवार को पद से इस्तीफा दे दिया। गठबंधन दलों को किए वादों को पूरा करते हुए उन्होंने यह कदम उठाया है। नेपाल में पहले दौर के स्थानीय निकाय चुनावों के बाद प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने इस्तीफा दिया। इसके साथ ही नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा की प्रधानमंत्री बनने की राह खुल गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर के अध्यक्ष प्रचंड ने सहयोगी दलों से किए गए वादों के मुताबिक ये कदम उठाया। उन्होंने कहा था कि स्थानीय निकाय के पहले चरण के मतदान के बाद वो प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे। सिंघा दरबार में खचाखच भरे हॉल में उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। तो इनके यहाँ थोड़ी जटिल प्रक्रिया, हमारी तरह सीधा नहीं है। एक प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया तो बहुमत के आधार पे दूसरा प्रधानमंत्री कल ही ओथ ले ले, ऐसा नहीं होगा। अब राष्ट्रपति कहेंगी, महामहिम कहेंगी संसद से कि आप सर्वानुमति से एक प्रधानमंत्री चुनिए, और उसके लिए वो आमतौर से पिछली बार हफ्ते भर का समय दिया था। अगर हफ्ते भर में वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर 1 हफ्ते का और समय वो बढ़ा सकती हैं। प्रचंड दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री रहने वाले कम्युनिस्ट नेता हैं। इस बार 9 महीनों तक नेपाल की बागडोर उनके हाथों में रही। 3 अगस्त 2016 को नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन कर वो प्रधानमंत्री बने थे। गठबंधन के इन दोनों दलों के बीच हुए करार के मुताबिक प्रचंड ने इस्तीफे का ऐलान किया। हालांकि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केपी ओली ने संसद में कहा था कि पीएम स्थानीय चुनाव के बीच में इस्तीफा नहीं दे सकते। उन्होंने कहा था कि दूसरे चरण का मतदान पूरा होने तक उन्हें पद पर बने रहना चाहिए। ओली जब अपने रुख पर अड़ गए तो नेपाली संसद के अध्यक्ष ने बैठक बुलाई, जिसमें प्रचंड, शेख बहादुर देउबा और केपी ओली के बीच हुई लंबी बातचीत के बाद बैठक नतीजा खत्म हुई। अब 10 दिन के भीतर शेख बहादुर देउबा को संसद में विश्वास मत हासिल करना होगा। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा बनेंगे और शपथ लेंगे और कैबिनेट बनाएंगे, तो इस तरीके की जो ये पॉलिटिकल जो साठगांठ और पॉलिटिकल जो एक सहमति जो का दौर है, इसमें कहीं मुझे डर लगता है कि ये पंचायत का जो इलेक्शन दूसरे फेज का होने वाला है, ये कहीं इस पे कोई किसी तरीके का काले बादल ना मंडरा जाए। पिछले साल अगस्त में प्रचंड और देउबा के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक दोनों फरवरी 2018 तक बारी बारी से प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे। इसी समझौते के तहत प्रचंड को पहले प्रधानमंत्री बनाया गया था। समझौते के अनुसार प्रचंड को स्थानीय चुनाव होने तक पद पर रहना था, जबकि प्रांतीय और केंद्रीय स्तर के चुनाव देउबा के प्रधानमंत्री कार्यकाल में होने हैं। प्रचंड का ये कार्यकाल भारत के लिहाज से बढ़िया रहा। माना जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन के बाद जब शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत और नेपाल के बीच अच्छे संबंध बरकरार रहेंगे। नेपाली कांग्रेस के रिश्ते भारत के साथ बड़े अच्छे रहे हमेशा, शुरू से ही।
थोड़ा बहुत जब बीपी कोरोना थे तो कुछ अनबन हो गई थी, लेकिन बाकी हमेशा ठीक रहा है। लेकिन अब मुश्किल है कि जब तक ये देवबा प्रधानमंत्री बने हैं तब तक चीन की उपस्थिति वहाँ बहुत बढ़ गई है। हर एक हफ्ता कोई न कोई आता है चीन से, कोई डेलीगेशन। एड भी उनका बहुत ज़्यादा है, तो आर्थिक सहायता। तो अब वो कितना तक वो उसे कंट्रोल कर पाएंगे, अब बैलेंस कर सकेंगे, अभी देखना पड़ेगा। ये प्रचंड का कोई पहला इस्तीफा नहीं है। इससे पहले जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब राष्ट्रपति के साथ विवाद के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया था। उस वक्त सेना अध्यक्ष रुकमंगत कटवाल को प्रचंड ने जब हटाया तो राष्ट्रपति रामबरन यादव ने उन्हें दोबारा बहाल कर दिया था। इसी बात पर नाराज होकर प्रचंड ने इस्तीफा दिया था। 62 साल के पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड का पहला कार्यकाल भारत के लिहाज से अच्छा नहीं माना गया। पहले कार्यकाल में उन्होंने चीन को प्राथमिकता दी, लेकिन जब बीते साल वो प्रधानमंत्री बने तो पहले विदेश दौरे के तौर पर उन्होंने भारत का चुनाव किया और 9 महीनों के दौरान भारत के साथ मधुर संबंध बनाने में वो कामयाब रहे। प्रचंड जी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मधेशवादी पार्टियां जो एकदम अलग थलग हो गई थी, उनको धीरे धीरे, और उनमें से एक महत्वपूर्ण पार्टी उपेंद्र यादव की पार्टी ने यहाँ स्थानीय चुनावों में हिस्सा लिया है। और दूसरा, स्थानीय चुनावों में दूसरी उपलब्धि है कि स्थानीय चुनाव शुरू किए। तीसरी एक तरह से उपलब्धि ये कहेंगे कि मधेश अंचल में उन्होंने ये भरोसा जताया है कि हालांकि उनके मन मुताबिक वो संविधान में संशोधन तो नहीं करवा पाए, लेकिन उसका उन्होंने प्रयास किया। प्रचंड को नेपाल में स्थानीय चुनाव करने की भी अहम जिम्मेदारी मिली थी, जिसे उन्होंने पूरा किया। नेपाल में 20 साल बाद पहली बार स्थानीय चुनाव हुआ है। पहले दौर में 3 प्रांतों में 14 मई को वोट डाले गए, जबकि 14 जून को बाकी 4 प्रांतों में चुनाव होना है। अब सत्ताधारी गठबंधन की प्रमुख पार्टी नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा चौथी बार नेपाल की कमान संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पुष्प कमल दहल प्रचंड का नेपाल के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना दरअसल पहले से ही तय था। पिछले साल अगस्त में ही सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर के बीच ये तय हुआ था कि स्थानीय निकायों के चुनाव खत्म होते ही प्रचंड अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। आइए जानते हैं क्या था ये समझौता और क्यों इसकी जरूरत पड़ी। पिछले साल 3 अगस्त को प्रचंड ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की बागडोर संभाली, लेकिन उनका प्रधानमंत्री बनना काफी नाटकीय रहा और इसकी पृष्ठभूमि मई 2016 से ही शुरू हो गई थी। उस वक्त यूएमएल नेता केपी ओली नेपाल के प्रधानमंत्री थे। दरअसल प्रचंड की पार्टी और यूएमएल के बीच सत्ता साझा करने का समझौता हुआ था। इसके तहत केपी ओली और प्रचंड को बारी बारी से प्रधानमंत्री पद संभालना था, लेकिन प्रचंड की बारी आने पर जब केपी ओली ने समझौते पर अमल करने पर दिलचस्पी नहीं दिखाई तो प्रचंड ने 12 जुलाई को केपी ओली सरकार से समर्थन वापस ले लिया। ये संविधान का जो संक्रमण चल रहा है, आपस में समझौते करते रहे हैं। पिछली बार ओली जी और सुशील कोइराला यानी नेपाली कांग्रेस और उनके बीच हुआ था कि संविधान पारित होने के बाद वो सत्ता छोड़ देंगे, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया और इसका आधार उन्होंने ये बनाया कि सुशील कोइराला ने जो है बाहरी शक्तियों के इशारे पे चुनाव लड़ लिया और समझौता तोड़ दिया, इसलिए हम जो है उनको सत्ता नहीं देंगे। तो जब ओली जी को फिर प्रचंड जी का समर्थन मिलता रहा, कुछ समय रहे, ये जब छोड़ने को तैयार नहीं हुए तो फिर ओली जी वो प्रचंड और नेपाली कांग्रेस में समझौता हुआ। इससे पहले जून 2016 में भी प्रचंड ने केपी ओली सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया था, लेकिन आखिरी वक्त पर वो मुकर गए। इस बीच केपी ओली और प्रचंड के बीच 9 सूत्रीय समझौता हुआ। इसमें नेतृत्व परिवर्तन समेत राजशाही के खिलाफ चले माओवादी आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे को वापस लेने, आंदोलन में घायल माओवादियों को मुआवजा देने समेत कई समझौते शामिल थे, लेकिन ये मांग पूरी नहीं हुई। लिहाजा प्रचंड और ओली के बीच दूरी बढ़ने लगी। दूसरी तरफ यूएमएल ने प्रचंड पर सरकार बनाते वक्त के 14 सूत्रीय समझौते पर कायम नहीं रहने का आरोप लगाया।
बेसिकली अगर आप इसको बिल्कुल लिटरल सेंस में देखते हैं तो ये एक समझौते का पालन है, और ये पहली बार इस तरीके का उदाहरण नेपाल की पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है कि आपने एक कमिटमेंट किया कि 9 महीने एक दल का प्रधानमंत्री रहेगा और दूसरे 9 महीने दूसरे दल का प्रधानमंत्री रहेगा। जैसे ही 9 महीने हुए प्रचंड पुष्प कमल दहाल ने रिजाइन कर दिया और कहा कि शेर बहादुर देवबा प्रधानमंत्री पद की शपथ लें। पहला तो पहलू ये है कि आप ये कहिए कि एक तरीके से नेपाल की पॉलिटिक्स में एक मोरल हाई वैल्यूज़ को सेट करने की तरफ एक संकेत दिया गया। इसके बाद मनमुटाव काफी बढ़ गया और आखिरकार सीपीएन और नेपाली कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव ला दिया और केपी ओली सरकार गिर गई। प्रचंड को नेपाली कांग्रेस और मधेशियों का भी समर्थन मिल गया। प्रचंड को प्रधानमंत्री बनाने में नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा ने अहम भूमिका निभाई। लिहाजा प्रचंड और देउबा में सहमति बनी कि दोनों फरवरी 2018 में संसदीय चुनाव होने तक बारी बारी से प्रधानमंत्री पद संभालेंगे। समझौते के तहत प्रचंड को स्थानीय चुनाव होने तक पद पर रहना था, जबकि प्रांतीय और केंद्रीय स्तर के चुनाव देउबा के प्रधानमंत्रित्व काल में होने थे। प्रचंड अपना इस्तीफा कुछ दिन पहले ही देने वाले थे। उन्होंने 23 मई को मंत्रिमंडल सहयोगियों को सूचित भी किया कि वो नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के लिए अगले प्रधानमंत्री का रास्ता साफ करने के लिए इस्तीफा देंगे। संसद अध्यक्ष ओनसारी घरती ने गतिरोध दूर करने के लिए प्रचंड, ओली और देउबा की बैठक भी बुलाई, लेकिन ओली के अड़ियल रुख के चलते कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि 24 मई को प्रचंड ने अपना इस्तीफा दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर के मुखिया पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल की राजनीति में बड़ी शख्सियत हैं। वो देश और दुनिया में प्रचंड के नाम से मशहूर हैं। 3 अगस्त को राजनीतिक अस्थिरता के बीच जब उन्हें दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया गया था तो नेपाल को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। माना जा रहा है कि दूसरे कार्यकाल में प्रचंड ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दिया, लेकिन 9 महीने बाद सहयोगी दलों से किए गए वादों के मुताबिक उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। राजशाही के खिलाफ संघर्ष ने प्रचंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी शख्सियत बनाया। आइए जानते हैं उनके बारे में। 62 साल के पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड नेपाल के लिए बेहद लोकप्रिय नाम है। असल में राजशाही के खिलाफ चले आंदोलन की उन्होंने अगुवाई की और गुरिल्ला युद्ध शैली के जरिए राजशाही की नींव हिलाकर रख दी। 13 फरवरी 1996 नेपाल की राजनीति में वो दिन है जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी के मुखिया प्रचंड ने जन युद्ध की घोषणा की। ये उस वक्त के नेपाल में बड़ा ही दुस्साहसी कदम था। करीब 1 दशक तक चले संघर्ष में आखिरकार राजशाही की हार हुई और प्रचंड बड़े राजनेता के तौर पर सामने आए। राजशाही के पतन के बाद जब नेपाल में पहली बार चुनाव हुआ तो प्रचंड की पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की। 2008 में वो नेपाल के प्रधानमंत्री बने। दक्षिण एशिया में सबसे रोचक राजनीतिक खिलाड़ियों में प्रचंड हैं। इनका अगर आप इतिहास देखें तो ये 20 साल से अधिक अंडरग्राउंड रहे। 10 साल इन्होंने एक माओवादी जनयुद्ध की नेतृत्व की और फिर उसका एक सहीफ लैंडिंग करवाया। उन्होंने युद्ध भी लड़ा और उन्होंने शांति प्रक्रिया का भी नेतृत्व किया। 10 साल तक चले जन युद्ध में करीब 17,000 लोगों की जानें गईं, लेकिन माओवादियों ने राजशाही के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। प्रचंड जब बड़े हो रहे थे तो नेपाल की गरीबी और असमानता ने उनके भीतर गहरी टीस पैदा की और उसी वक्त उन्होंने राजनीति को बदलने की ठान ली। 11 दिसंबर 1954 को जन्मे प्रचंड ने शुरुआती पढ़ाई के बाद कृषि विज्ञान में डिप्लोमा किया। इसके बाद से प्रचंड वामपंथी रुझान के होते चले गए और आखिरकार 1981 में वो भूमिगत कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बनी। 1989 में वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मशाल के महासचिव बने। यही पार्टी बाद में जाकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी बनी। भूमिगत रहने के दौरान वो भारत में भी रहे। जन युद्ध की घोषणा के बाद वो पहली बार 2006 में लोगों के सामने आए, लेकिन तब तक प्रचंड नेपाल के लोगों के लिए हीरो बन चुके थे। मैं हमेशा कहता हूँ प्रचंड जी का 2 अवतार है, एक युद्ध का अवतार है और दूसरा शांति प्रक्रिया में आने के बाद
प्रचंड जी में कमज़ोरियाँ भी बहुत दिखी हैं। ये निर्णय ठीक समय में बहुत कुछ नहीं कर पाए। जब उनकी पार्टी के भीतर विभाजन था, आइडियोलॉजिकल विभाजन था, तो उन्होंने निर्णय नहीं किया, ढिलाई की उसमें, जिसके कारण नेपाल में राजनीतिक संक्रमण बहुत लंबा हो गया। प्रचंड जी के बारे में उनको ये भी कहा जाता है कि रिलाई नहीं किया जाता, अनरिलायबल हैं वो। उनके राजनीति में बहुत परिवर्तन आई है। नेपाल में राजशाही के खात्मे के बाद से प्रचंड की पुरानी हीरो वाली छवि कमजोर हुई, लेकिन आज भी वो नेपाल की राजनीति में बड़े चेहरों में एक हैं। हालांकि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद प्रचंड की राजनीति पर कई लोगों ने तीखे सवाल भी उठाए। एक वक्त में उनके सबसे करीबी रहे बाबूराम भट्टराई से भी उनकी दूरी बनी और बाद में दोनों की राहें जुदा हो गईं। बाबूराम भट्टराई ने 2015 में अपनी अलग पार्टी बना ली। दूसरे सहयोगी मोहन वैद्य किरण से भी प्रचंड की दूरी बनी। नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता के बीच प्रचंड ने जब केपी ओली सरकार से समर्थन वापस लिया तो 2016 में प्रचंड को फिर से प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी मिली। उनका ये कार्यकाल 9 महीने तक चला और आखिरकार सहयोगी पार्टियों के साथ सत्ता हस्तांतरण के वादों के मुताबिक उन्होंने 24 मई 2017 को पद से इस्तीफा दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आपको बताते हैं उनके बारे में जिनके हाथों में नेपाल की कमान आने वाली है। वो 3 बार पहले भी नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अब चौथी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नेपाल की राजनीति में उनका बड़ा नाम है। नेपाल की राजनीति को वो नस नस से जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा की। एक नज़र डालते हैं उनके सफरनामे पर। शेर बहादुर देउबा, नेपाल की राजनीति में उनका कद काफी बड़ा माना जाता है। वो फिलहाल नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। नेपाली कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से पहले भी वो पार्टी के हर बड़े निर्णय में अहम भूमिका निभाते रहे। नेपाल की सरकार चलाने का उनके पास लंबा अनुभव रहा है। नेपाल के राजशाही का काल हो या माओवाद के प्रभाव का काल, वो हर दौर में नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। सबसे पहले 1995 से 1997 तक वो नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 2001 से 2002 और फिर 2004 से 2005 तक उन्होंने नेपाल की बागडोर संभाली। शेर बहादुर देउबा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ी विरासत का हिस्सा हैं। वो एशिया पैसिफिक रीजन के वाइस प्रेसिडेंट इंचार्ज हैं सोशलिस्ट इंटरनेशनल नाम के संगठन के, और सोशलिस्ट इंटरनेशनल पूरी दुनिया में लोकतंत्र के लिए काम करता रहा है। दूसरा, वो इससे पहले भी प्रधानमंत्री रहे, और तीसरा वो नेपाली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और नेपाली कांग्रेस नेपाल में लोकतांत्रिक संघर्ष की पर्यायवाची पार्टी थी। 2001 में जब गिरिजा प्रसाद कोइराला ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो देउबा को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन 2002 में नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया। लेकिन नेपाल की राजनीति में उनका प्रभाव कम नहीं हुआ और एक बड़े राजनीतिक आंदोलन के बाद 2004 में राजा ज्ञानेंद्र को उन्हें फिर से बहाल करना पड़ा। हालांकि फरवरी 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने 3 साल के लिए सत्ता बर्खास्त कर दी और एक बार फिर नेपाल की बागडोर अपने हाथ में ले ली। भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें जुलाई 2005 में जेल डाल दिया गया, लेकिन 2006 फरवरी में उनकी रिहाई भी हो गई। उनकी रिहाई को नेपाल में लोकतंत्र की जीत के तौर पर देखा गया। 1946 में नेपाल के दादेल धुरा में जन्मे देउबा कम उम्र में ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। वो नेपाल स्टूडेंट यूनियन के केंद्रीय संस्थापक सदस्य रहे, जो नेपाली कांग्रेस की छात्र शाखा है। वो नेपाल स्टूडेंट यूनियन के पहले निर्वाचित अध्यक्ष भी रहे। देउबा दादेल धुरा जिले से 3 बार नेपाली संसद के लिए चुने गए। 1994 में मनमोहन अधिकारी की यूएमएल सरकार के खिलाफ विरोध के बाद उन्हें नेपाली कांग्रेस का संसदीय नेता चुन लिया गया। वो गिरिजा प्रसाद कोइराला सरकार में गृह मंत्री भी रहे। शेर बहादुर देउबा एक तो उम्रदराज नेता है, अनुभवी नेता है, और आज के दिन अगर नेपाली कांग्रेस को सही मायने में देखें तो जो सर्वसम्मत लीडर के रूप में जो है वो शेर बहादुर देउबा ही हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि नेपाली कांग्रेस की जो विरासत रही है, हमेशा से लोकतंत्र के लिए लड़ी है, लोकतंत्र और राजनीतिक मूल्यों के लिए लड़ी है, और एक इंक्लूसिव नेपाली समाज की बात की है, राजनीतिक एक कंडूसिव राजनीतिक एनवायरनमेंट की बात की है। तो मुझे लग रहा है जो ये इथोज है जो
प्रिंसिपल हैं नेपाली कांग्रेस को, उनको शेर बहादुर देउवा प्रधानमंत्री बनेंगे और बनने के बाद ही उन इथोज पे काम करेंगे और देश का और लोकतंत्र का विकास की तरफ अग्रसर हो। देउबा नेपाल की राजनीति में सबसे पढ़े लिखे राजनेताओं में शुमार हैं। कला और कानून में स्नातक होने के बाद उन्होंने राजनीति विज्ञान में मास्टर्स किया। वो 1988 से 1989 के बीच प्रतिष्ठित लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में राजनीति में रिसर्च फेलो भी रहे। 2016 में उन्हें दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी गई। इसके अलावा वो 2008 से 2012 के बीच दुनिया भर में समाजवादी राजनीतिक दलों के संगठन सोशलिस्ट इंटरनेशनल के उपाध्यक्ष और 2013 से इसी संगठन की एशिया प्रशांत समिति के प्रमुख भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेपाल में 9 महीने बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री बदलने वाला है। पुष्प कमल दहल ने सहयोगी दलों से हुए करार के मुताबिक इस्तीफा दे दिया है। अब शेर बहादुर देउबा चौथी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वो नेपाल के 40वें प्रधानमंत्री होंगे। नेपाल में 2008 में जब से लोकतंत्र बहाल हुआ है, तब से अब तक वहां टिकाऊ सरकार देखने को नहीं मिली। नियमित अंतराल पर वहां प्रधानमंत्री बदलते रहे और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चक्कर में नेपाल में राजनीतिक उठापटक बरकरार रही है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं लोकतंत्र बनने के बाद नेपाल की राजनीतिक सफर पर। नमस्कार। मई 2008 में नेपाल में जब लोकशाही की जीत हुई तो लगा कि ये देश अब प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आगे चलकर अपना रास्ता तय करेगा। लेकिन संविधान के स्वरूप और सत्तासीन होने की होड़ ने जल्द ही मुश्किलें पैदा कर दी और मुश्किलों का ये दौर अब भी नहीं थमा है। लोकतंत्र बहाल होने के बाद मई 2008 में गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री बने। लेकिन अगले ही महीने यानी जून 2008 में माओवादी दल के मंत्रियों ने सत्ता संघर्ष को लेकर इस्तीफा दे दिया। जुलाई 2008 में रामबरन यादव को राष्ट्रपति घोषित किया गया। अगस्त में गिरिजा प्रसाद कोइराला ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और माओवादी नेता पुष्प दहल प्रचंड ने मिलीजुली बनाई। नेपाली कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ा। लेकिन राष्ट्रपति रामबरन यादव और प्रचंड के बीच मतभेद चलते रहे। मई 2009 में आखिरकार विद्रोहियों को राष्ट्रीय सेना में शामिल करने को लेकर हुए विवाद के बाद प्रचंड ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मई 2009 में ही वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता माधव कुमार नेपाल को अगला प्रधानमंत्री नामित किया गया। इसके बाद शुरू हुई संविधान को लेकर रस्साकशी। माओवादियों के दबाव में माधव कुमार नेपाल ने जून 2010 को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कई महीनों तक देश में काम चलाऊ शासन चलता रहा। फरवरी 2011 को यूएमएल के अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेपाल के प्रधानमंत्री चुन लिए गए। लेकिन उनके शासन में भी नेपाल में स्थिरता नहीं आ पाई। नए संविधान और पूर्व माओवादी विद्रोहियों के भविष्य को लेकर अगस्त 2011 में झलनाथ खनाल ने भी इस्तीफा दे दिया। इसी महीने नेपाली संसद ने माओवादी दल के बाबूराम भट्टाराई को नया प्रधानमंत्री चुना। उन पर नए संविधान और विद्रोही माओवादियों को लेकर आम राय बनाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन मई 2012 में प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने आधी रात को संविधान सभा को भंग कर नए चुनाव की घोषणा कर दी। मार्च 2013 में नेपाल के चीफ जस्टिस खिलराज रेग्मी को सरकार की कमान सौंप दी गई। नवंबर 2013 में नया संविधान लिखने के लिए चुनाव हुए, लेकिन किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। संसद में एक तरफा समर्थन से फरवरी 2014 को सुशील कोइराला को प्रधानमंत्री चुन लिया गया। हालांकि करीब 1.5 साल बाद यानी अक्टूबर 2015 में संविधान लागू होने के बाद जारी गतिरोध के बीच सुशील कोइराला ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नए संविधान के तहत नई सरकार गठित करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। आखिरकार 12 अक्टूबर 2015 को खड्ग प्रसाद शर्मा ओली को नेपाल का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया। ओली नेपाल का शासन करीब 10 महीने ही संभाल पाए और 24 जुलाई को उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कुल मिलाकर 2008 के बाद से राजनीतिक जोड़-तोड़ और नाटकीय घटनाक्रमों के चलते नेपाल राजनीतिक स्थिरता से दूर रहा। शांति प्रक्रिया कछुए की चाल चल रही है और संविधान में संशोधन को लेकर तकरार अब भी जारी है।
मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी,